आज फिर होगी यूपी बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। छठे और सातवें चरण के प्रत्याशियों का होगा फैसला। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने क्यों कहा अगड़ी, पिछड़ी और अनुसूचित जातियों की त्रिवेणी पीएम मोदी में समाई। बीएसपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में किसका किसका नाम और कहां बीजेपी प्रत्याशी ने किया कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन। यूपी में होने वाले चुनावी संग्राम से जुड़ी सभी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 यूपी का चुनावी युद्ध। उत्तर प्रदेश बीजेपी कोर कमेटी की बैठक आज फिर होगी। बैठक में सूबे में छठे और सातवें चरण के प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा और छटनी होगी। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष समेत सभी प्रमुख नेता मौजूद रहेंगे। बैठक के बाद कल बीजेपी सीईसी की बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम मुहर लगेगी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल इंजीनियरिंग का नया फॉर्मूला दे दिया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अगड़ी, पिछड़ी और अनुसूचित जातियों की त्रिवेणी प्रधानमंत्री मोदी के अंदर समाई है और मोदी इन लोगों के अंदर समाये हैं। मौर्य के मुताबिक उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की भारी बहुमत से जीत निश्चित है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल गाजियाबाद में प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी ने पुरानी पेंशन और पलायन के मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। सीएम ने कहा जब पुरानी पेंशन रोकी गई थी तब इनके अब्बाजान ही सीएम थे। कहते हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। जब ये पुरानी पेंशन रोकी गई थी तब उनके अब्बाजान ही प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। 20 पार्टी और आजाद समाज पार्टी ने यूपी चुनाव के लिए गठबंधन कर एक नए सामाजिक परिवर्तन मोर्चे का गठन किया है। ये मोर्चा यूपी की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। वहीं टीवी 9 भारतवर्ष से खास बातचीत में चंद्रशेखर ने कहा है कि वो नाथ संप्रदाय से जुड़े हैं और उन पर संत महात्माओं का आशीर्वाद है। गोरखनाथ मठ किसी की ठेकेदारी नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वो अखिलेश यादव के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। यूपी के शामली के कैराना में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के डोर टू डोर प्रचार को लेकर समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। एसपी ने शिकायत में कहा है कि गृह मंत्री ने अपने कैंपेन के दौरान न ही मास्क लगाया और न ही कोरोना को लेकर चुनाव आयोग की गाइडलाइंस का पालन किया। ऐसे में आयोग को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। बीएसपी ने यूपी विधानसभा चुनाव के लिए अपने 18 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट में बीएसपी सुप्रीमो मायावती, उनके भाई आनंद कुमार, सतीश चंद्र मिश्रा, मुनकाद अली, शमसुद्दीन राइन, सतपाल पीपला, गोरेलाल जाटव, राजकुमार गौतम, सूरज सिंह जाटव, आशीर्वाद आर्य, नकुल दुबे, प्रदीप जाटव, श्री प्रताप सिंह बघेल, दिनेश कुमार गाजीपुर, डॉक्टर कमल सिंह, राज करतार सिंह नागर, चांद सिंह कश्यप, सत्य प्रकाश का नाम शामिल है। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने अपनी पार्टी की पहली लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट में एक ही प्रत्याशी का नाम है। अपना दल के रामपुर की स्वार सीट से हैदर अली खान को टिकट दिया गया है। इस सीट पर हैदर का मुकाबला एसपी प्रत्याशी और आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम से होगा। उत्तर प्रदेश आगरा में बीजेपी से टिकट न मिलने से नाराज फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र के विधायक जितेंद्र वर्मा ने पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। बीजेपी ने फतेहाबाद विधानसभा सीट पर जितेंद्र वर्मा का टिकट काट दिया था। वो वर्तमान में इस सीट से विधायक हैं। बीजेपी ने उनकी जगह पर पूर्व विधायक छोटेलाल वर्मा को इस बार टिकट दिया है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ सदर सीट से बीजेपी के उम्मीदवार पर आचार संहिता और कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन का आरोप लगा है। चुनाव प्रचार के दौरान गांव में ढोल नगाड़ों के साथ प्रचार करते दिखे। इस दौरान उन्होंने न तो खुद मास्क लगाया और न ही उनके समर्थकों ने। ऐसे में उन पर आरोप है कि वो अपने साथ साथ अपने समर्थकों की जान भी खतरे में डाल रहे हैं। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने क्यों कहा कि बीजेपी से गठबंधन कर 25 साल बर्बाद किए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज देहरादून में लॉन्च करेंगे उत्तराखंड कांग्रेस का कैंपेन सॉन्ग। प्रकाश सिंह बादल ने क्यों उठाई भुल्लर की रिहाई की मांग और गोवा में कांग्रेस के कितने उम्मीदवारों का ऐलान। देश के बाकी राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से जुड़ी सभी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 सियासी संग्राम। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को लेकर कहा कि शिवसेना ने बीजेपी के साथ गठबंधन कर अपने 25 साल बर्बाद किए। पार्टी के संस्थापक और अपने पिता बाल ठाकरे की 96वीं जयंती पर शिव सैनिकों को संबोधित करते हुए उद्धव ने कहा कि बीजेपी का हिंदुत्व सिर्फ सत्ता के लिए है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज देहरादून आ रहे हैं। अपने दौरे के दौरान सीएम बघेल उत्तराखंड कांग्रेस का कैंपेन सॉन्ग, कैंपेन थीम के साथ ही अन्य कार्यक्रम लॉन्च करेंगे। सॉन्ग लॉन्च करने के बाद भूपेश बघेल पत्रकारों से बात करेंगे और उत्तराखंड के लिए अपनी पार्टी की प्राथमिकताओं को भी गिनाएंगे।
पंजाब चुनाव से पहले देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर की रिहाई का मुद्दा गर्माता जा रहा है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने एक बार फिर से भुल्लर की रिहाई का मुद्दा उठाते हुए दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाया है कि वो जानबूझकर देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर की रिहाई की फाइल पर दस्तखत करके अप्रूवल नहीं दे रहे और मानवीय आधार पर भुल्लर की रिहाई की फाइल को दिल्ली सरकार को पास कर देना चाहिए। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के साथ गठबंधन करने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने रविवार को अपनी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस के 22 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी। गठबंधन में पीएलसी के हिस्से 37 सीटें आई है। इनमें से पटियाला शहर सीट से कैप्टन खुद ताल ठोक रहे हैं। शिरोमणि अकाली दल की पूर्व विधायक फरजाना आलम को मलेरकोटला से उतारा है। पंजाब में मंत्री राणा गुरजीत सिंह ने अपने बेटे राणा इंद्र प्रताप सिंह के लिए आक्रामक चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है, जो कांग्रेस उम्मीदवार नवतेज सिंह चीमा के खिलाफ सुल्तानपुर लोधी विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, राणा ने दावा भी किया है कि सुल्तानपुर लोधी सीट से उनके बेटे की ही जीत होगी। गोवा में कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने कहा कि कांग्रेस ने 37 में से 36 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है और जल्द ही आखिरी सीट के लिए भी उम्मीदवार की घोषणा करेंगे। कांग्रेस गोवा फॉरवर्ड पार्टी के लिए कुछ सीटें छोड़ सकती है, जिसके साथ ही वह गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। बीजेपी से इस्तीफा देने के बाद गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर ने कहा कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। मैंने बीजेपी से टिकट मांगा था, लेकिन बीजेपी ने मुझे टिकट नहीं दिया, तो अब मुझे जनता जनार्दन का टिकट लेना है। मैं पिछले 2-3 दिनों से लोगों के संपर्क में हूँ। लोग लक्ष्मीकांत पार्सेकर को विधायक के रूप में देखना चाहते हैं। गोवा में बीजेपी महासचिव सीटी रवि ने कहा, मनोहर पर्रिकर जी ने हमेशा बीजेपी की जीत के लिए काम किया है, इसलिए मैं उनके बेटे उत्पल पर्रिकर से अपने फैसले पर दोबारा विचार करने और अपने पिता के सपने को पूरा करने की अपील करता हूं। उत्पल पर्रिकर ने बीजेपी से टिकट नहीं मिलने के बाद पणजी निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने का फैसला किया है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने दावा किया है कि बीजेपी राज्य में 2/3 से ज्यादा बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। उनके मुताबिक मुख्यमंत्री पद केंद्रीय नेताओं की ओर से तय किया जाता है। मेरा कर्तव्य बीजेपी की जीत सुनिश्चित करना है। पार्टी सभी 60 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पहले हमें 21 सीटें मिली थी, इस बार हमें उससे 2 गुनी सीटें मिलेंगी। प्रधानमंत्री मोदी आज राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं के साथ करेंगे बात। पीएम सुरक्षा मामले में दाखिल पीआईएल पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में होगी सुनवाई। कितने ड्रोन से जगमग होगी गणतंत्र दिवस की बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी, और पहाड़ों की बर्फबारी ने मैदानी इलाकों में बढ़ाई कड़ाके की ठंड। राष्ट्र से जुड़ी सभी अहम खबरों के लिए देखिए टॉप 9 देश की बात। पीएम मोदी आज सुबह करीब 11:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं के साथ बात करेंगे और उनकी कहानियां सुनेंगे। इस मौके पर पीएम मोदी पीएमआरबीपी विजेताओं को डिजिटल सर्टिफिकेट भी देंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी और राज्य मंत्री डॉक्टर मुंजपारा महेंद्र भाई भी मौजूद रहेंगे। दिल्ली के इंडिया गेट पर पीएम मोदी ने रविवार शाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर पीएम ने कहा कि जिन्होंने भारत की धरती पर पहले आजाद सरकार को स्थापित किया था, हमारे उन नेताजी की भव्य प्रतिमा डिजिटल स्वरूप में इंडिया गेट के पास स्थापित हुई है। पीएम के मुताबिक हमारे सामने आजादी के 100वें साल से पहले नए भारत के निर्माण का लक्ष्य है। मणिपुर के इम्फाल में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी जयंती के मौके पर श्रद्धांजलि दी और कहा कि उन्होंने अंग्रेजों की सेना में शस्त्र चलाना सीखा और जो भारतीय लोग अंग्रेजी सेना में लड़े थे उनमें देशभक्ति की आग जगाई। उन्होंने पराक्रमी अंग्रेजी सत्ता को चुनौती दी, यहाँ आकर स्वतंत्र भारत की घोषणा भी की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा मामले को लेकर आज दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका पर सुनवाई होगी। याचिका में सभी अथॉरिटी, जिसमें नागरिक और सेना को प्रधानमंत्री और उनके परिवार के सदस्यों की सुरक्षा के मामले में एसपीजी की देखरेख में कार्य करने की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश टीएन पटेल की अध्यक्षता वाली पीठ याचिका पर सुनवाई करेगी। इस साल गणतंत्र दिवस के बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी के मौके पर राजधानी ड्रोनों से जगमगा उठेगी। आकाश में 1000 ड्रोन के इस्तेमाल से बीटिंग द रिट्रीट समारोह को और शानदार बनाया जाएगा। ड्रोन शो से 10 मिनट में आसमान में कई कलाकृतियों के जरिए से सरकारी उपलब्धियों को दिखाया जाएगा। परियोजना को देश में विकसित किया गया है। मौसम विभाग ने आज से दिल्ली में येलो अलर्ट जारी करते हुए कड़ाके की सर्दी पड़ने की संभावना जताई है। विभाग के मुताबिक अधिकतम तापमान 16 और न्यूनतम तापमान तेजी से लुढ़ककर 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। सुबह के समय कोहरा छाए रहने की भी आशंका है। दिल्ली एनसीआर में ही शीतलहर के कारण बेघर लोग रैन बसेरे में शरण ले रहे हैं।
उत्तराखंड के मसूरी में ताजा बर्फबारी की वजह से माल रोड बर्फ से पटा नजर आया। इस दौरान वहां मौजूद पर्यटक बर्फबारी का आनंद लेते नजर आए। उधर हिमाचल प्रदेश के शिमला में कई जगहों पर हुई बर्फबारी सफेद आफत लेकर आई है। रास्ते बंद होने से हजारों पर्यटक फंसे हैं। धर्मशाला के खानियारा के पास ट्रैकिंग करने के दौरान लापता हुए 4 स्थानीय युवकों में 2 के शव मिले हैं, जबकि घायल 2 युवकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हिमाचल प्रदेश के डलहौजी में भारी बर्फबारी से जिंदगी की रफ्तार थम गई है। शहर में करीब 1.5 फुट जबकि ऊंचाई वाले इलाकों में 5 फुट ताजा बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। बर्फबारी के कारण कई रास्ते बाधित हो गए हैं। प्रशासन ने सैलानियों से ज्यादा बर्फ वाले और ऊंचे क्षेत्रों में न जाने और बर्फ का आनंद लेते हुए अपने को सुरक्षित रखने की अपील की है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज गंवाने के बाद टीम इंडिया को वनडे सीरीज भी गंवानी पड़ी है। 3 वनडे मैचों की सीरीज के आखिरी मुकाबले में टीम इंडिया को 4 रन से हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ मेजबान ने वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप कर लिया और टीम इंडिया को 0-3 से करारी हार का सामना करना पड़ा। भारत को जीत के लिए 288 रनों का लक्ष्य मिला था। आखिरी ओवर की 6 गेंद पर 6 रन चाहिए थे, लेकिन टीम इंडिया 2 रन ही बना सकी। पिछले 4 दिनों से देश में कोरोना के नए केस में लगातार गिरावट हो रही है, लेकिन दक्षिण के राज्यों में हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। कर्नाटक में कल 50,000 से ज्यादा नए मामले मिलने से चिंता बढ़ गई है। दक्षिण के 3 राज्यों में ही कल 1.25 लाख से ज्यादा केस मिले। इस बीच IIT मद्रास की स्टडी में कहा गया है कि देश में 14 दिनों के बाद कोरोना की तीसरी लहर पीक पर होगी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण से जुड़ी सभी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 कोरोना से जान। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीरे धीरे कम होती नजर आ रही है। रविवार को 3,05,000 से ज्यादा नए संक्रमित मिले। एक दिन पहले की तुलना में करीब 26,000 केस कल कम आए। पिछले 24 घंटे में 435 लोगों की मौत हो गई। आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में कल 13,600 ज्यादा नए मामले मिले और 18 लोगों की मौत हो गई। देश में लगातार चौथे दिन कोरोना के नए केस में कमी आई है। इसके बावजूद एक्सपर्ट की नजर में अभी कोरोना की तीसरी लहर का पीक आना बाकी है। IIT मद्रास ने अपने स्टडी में कहा है कि अगले 14 दिनों में कोरोना की तीसरी लहर पीक पर होगी। स्टडी के मुताबिक देश में 14 जनवरी से 21 जनवरी के बीच R वैल्यू 1.57 रही। R वैल्यू से ही पता चलता है कि एक संक्रमित दूसरे को कितनी जल्दी संक्रमित कर सकता है। महाराष्ट्र में शनिवार के मुकाबले रविवार को कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी देखने को मिली। रविवार को राज्य में 40,805 नए केस मिले, जबकि 44 लोगों की मौत हो गई। सबसे बड़ी राहत की खबर मुंबई से मिली है। मुंबई में कल 2,550 कोरोना के नए केस मिले। मुंबई में संक्रमण कम होने के साथ कई पाबंदियों में भी छूट दी जा सकती है। राज्य में कल 1,95,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए। कोरोना की तीसरी लहर के बीच महाराष्ट्र में आज से नर्सरी से 12वीं तक स्कूल खुल गए हैं। इस बीच महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे ने कहा कि सभी स्कूलों में बच्चों का जाना जरूरी नहीं किया गया है। बच्चों को स्कूल भेजना अभिभावकों पर ही निर्भर करता है। पुणे समेत कुछ जिले में स्कूल अभी नहीं खोले गए हैं। अभिभावकों की राय और टास्क फोर्स की सलाह पर ही स्कूल खोले गए हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी का सिलसिला लगातार जारी है। रविवार को दिल्ली में 9,197 नए मामले मिले, जबकि 34 लोगों की मौत हो गई। रोजाना आने वाले नए केसों में कमी के साथ पॉजिटिविटी रेट घटकर 13.32% पर आ गई है। एक्टिव केस भी घटकर 54,000 के करीब आ गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक कल दिल्ली में 69,022 टेस्ट किए गए। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उनके सोशल मीडिया अकाउंट से इसकी जानकारी दी गई। उपराष्ट्रपति इस वक्त हैदराबाद में हैं और 1 हफ्ते के लिए सेल्फ आइसोलेशन में चले गए हैं। उन्होंने अपने संपर्क में आने वाले सभी लोगों से टेस्ट कराने और आइसोलेट होने की अपील की है। कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से उपराष्ट्रपति इस बार गणतंत्र दिवस समारोह में भी शामिल नहीं हो पाएंगे। दक्षिण भारत के राज्यों में संक्रमण की रफ्तार हर दिन तेज होती जा रही है। कर्नाटक में कल 50,210 रिकॉर्ड नए केस मिले, जबकि 19 लोगों की मौत हो गई। पॉजिटिविटी रेट 22.77% है। केरल में रविवार को 45,449 नए केस मिले, 38 लोगों की मौत हो गई। पॉजिटिविटी रेट 44.89% तक पहुंच गई है, जबकि तमिलनाडु में कल 30,580 नए केस मिले, 40 लोगों की मौत हो गई। पॉजिटिविटी रेट 19.39% है। तेलंगाना में कोरोना संक्रमण का पता लगाने के लिए घर घर जाकर फीवर सर्वे किया गया है। इस फीवर सर्वे में करीब 1 लाख लोगों में कोरोना के लक्षण पाए गए हैं। कोरोना के लक्षण वाले लोगों को मेडिकल किट दिया गया है, जिसमें जरूरी दवाएं होती हैं। घर घर फीवर सर्वे में अब तक 29,20,000 परिवारों के बीच ये सर्वे किया गया है। मामूली लक्षण वाले संक्रमितों को घर में ही इलाज की सलाह दी गई है।
ब्रिटेन में ओमिक्रॉन के एक और नए वेरिएंट ने खतरे की नई घंटी बजा दी है। इस स्ट्रेन को BA.2 सब स्ट्रेन या स्टील्थ ओमिक्रॉन कहा जाता है, जो 40 से अधिक देशों में पाया गया है। खास बात यह है कि इसका पता RT-PCR टेस्ट में भी मुश्किल से चलता है। इस बीच WHO ने भी कहा है कि ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट से मार्च तक यूरोप में 60% लोग संक्रमित हो सकते हैं। इसके बाद ही इस महामारी का अंत हो सकता है। कहां खुलेआम फायरिंग करने वाले मंत्री के बेटे और उसके साथियों को गांव वालों ने दौड़ाया। लखनऊ में कितने कारोबारियों के यहां इनकम टैक्स के छापे, कहां कार से 8 लाख कैश हुआ बरामद और यूपी के 7 जिलों से TET परीक्षा में सॉल्वर गैंग के कई सदस्य किए गए गिरफ्तार। राज्यों की अहम खबरों को जानिए टॉप 9 राज्य विशेष में। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले IT की छापेमारी जारी है। लखनऊ में 4 कारोबारियों के ठिकाने पर इनकम टैक्स ने छापेमारी की है। टैक्स चोरी के मामले में रकाबगंज इलाके में बड़े सुपारी कारोबारी नरेंद्र अग्रवाल के घर और दफ्तर पर IT की छापेमारी में बड़ी नकदी मिली है। अमित अग्रवाल और नरेंद्र अग्रवाल के ठिकानों से करीब 3 करोड़ कैश मिले हैं। हवाला कनेक्शन की जाँच होगी। उत्तर प्रदेश में अगले महीने से शुरू होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में जांच पड़ताल और सख्ती बढ़ गई है। इस कड़ी में लखनऊ की सरोजनी नगर के पुलिस को कल बड़ी सफलता मिली। गाड़ियों की चेकिंग के दौरान पुलिस को एक कार से 8 लाख रुपए कैश मिले। पुलिस ने गाड़ी चला रहे सौरभ सिंह नाम के शख्स को कैश के साथ गिरफ्तार कर लिया। सौरभ ने पुलिस को कैश को लेकर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। बिहार के बेतिया में नीतीश सरकार में पर्यटन मंत्री नारायण साह के बेटे बबलू पर खुलेआम हवाई फायरिंग कर दबंगई दिखाने का आरोप लगा है। गांव वालों का आरोप है कि मंत्री के बेटे ने बागीचे में खेल रहे बच्चों की पिटाई की और हवाई फायरिंग भी की। इससे नाराज गांव वालों ने मंत्री के बेटे और उसके सहयोगी को दौड़ा दिया। मंत्री का बेटा तो मौके से भाग गया, लेकिन उसके एक सहयोगी की गाँव वालों ने जमकर पिटाई कर दी। दिल्ली के जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में एक छात्रा के साथ रेप की कोशिश के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान अक्षय दोलई के रूप में हुई है। आरोपी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मुनीरका में रहता है। नशे की हालत में वारदात को अंजाम देने की कोशिश की थी। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल स्कूटर के साथ छात्रा से छीना गया मोबाइल भी बरामद कर लिया है। 17 जनवरी को छात्रा के साथ रेप की कोशिश की गई थी। भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कल अपना काफिला रोककर सड़क हादसे में घायल 2 शख्स की मदद की। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर भोपाल से सीहोर जा रही थी, तभी उनकी नजर VIP रोड के किनारे 2 घायल शख्स पर पड़ी। उन्होंने अपना काफिला रोककर दोनों युवक को अस्पताल में भर्ती कराया और खुद अस्पताल में उनका हाल जानने पहुंची। फिलहाल दोनों घायल युवक खतरे से बाहर हैं। उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में TET परीक्षा के पेपर के सॉल्वर गैंग के कई सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। प्रयागराज में पुलिस ने सॉल्वर गैंग के 13 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। अंबेडकर नगर में दूसरों की जगह परीक्षा दे रहे सॉल्वर गैंग के 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कन्नौज में भी पुलिस ने TET परीक्षा में चोरी के लिए कान में चिप लगाने वाले एक परीक्षार्थी को गिरफ्तार किया है। बिहार में शराबबंदी के बावजूद बड़ी तादाद में अवैध शराब पकड़ी जा रही है। पड़ोसी राज्यों से तस्करी के जरिए बिहार लाई जा रही शराब की बड़ी खेप उत्पाद विभाग की टीम ने औरंगाबाद जिले में पकड़ी। सीमेंट की बोरियों से भरे एक ट्रक में 6,500 से ज्यादा शराब की बोतलें छिपाकर लाई जा रही थी। ट्रक झारखंड से आ रहा था। जब्त किए गए शराब की कीमत करीब 35 लाख बताई जा रही है। मध्य प्रदेश के भिंड में पुलिस प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में शराब माफिया धर्मवीर बघेल के बनाए अवैध मकान को बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया। आरोप है कि इन मकानों में अवैध शराब बनाई जाती थी। ये कार्रवाई पिछले दिनों जहरीली शराब से 4 लोगों की मौत के बाद की गई है। इस मामले में 5 पुलिसकर्मी को सस्पेंड किया गया था। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक विदेशी नागरिक के पास से कस्टम डिपार्टमेंट ने करीब 998 ग्राम हेरोइन जब्त की है। युगांडा के यात्री के पास कस्टम विभाग ने हेरोइन की 53 कैप्सूल जब्त की है, जबकि 38 कैप्सूल उसने अपने पेट में छिपा रखा था, जिसे अस्पताल में भर्ती कराने के बाद एनीमिया देकर निकाला गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब्त किए गए हेरोइन की कीमत करीब 7 करोड़ बताई गई है। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।